नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल बनिया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपके पास में सेविंग आपको कैसे करनी चाहिए और आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अपने लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास में क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कि अगर आपने देखा होगा आपके यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं वो अपना पैसा जब 90s में इन्वेस्ट करते थे तो आपको डबल डिजिट रिटर्न मिला करते थे, 10, 11, 12% तक रिटर्न मिलते थे, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन आज की डेट में दुनिया चेंज हो गई है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर आज की डेट में रेट ऑफ रिटर्न बहुत नीचे आ चुके हैं। तो क्या आज भी ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का कोई रोल है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते क्या हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का मतलब हो गया कि जिसके अंदर रिस्क बहुत लो हो। रिस्क के एक्चुअली दो पहलू हैं। एक पहलू कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, उसके अंदर डिफॉल्ट ना हो, वो पैसा डूबे नहीं। तो फर्स्ट थिंग हो गई आपका डिफॉल्ट रेट। एंड सेकेंड इज कि आपका उसके अंदर रिटर्न जो है वो स्टेबल रहे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। जो आपका रिटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको एक कांस्टेंट मिलता रहे, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है टाइम के साथ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक आपका डिफ़ॉल्ट और एक आपका जो स्टेबल रिटर्न है, ये दो चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपका रिस्क लो है। तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिफ़ॉल्ट का रेट भी बहुत लो होता है और आपका रिटर्न भी जो है काफ़ी स्टेबल रहता है। अब आप ध्यान देंगे कि मैंने बोला लो रिस्क, नो रिस्क नहीं बोला। नो रिस्क इसलिए नहीं बोला क्योंकि इन लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में भी कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा परसेंटेज डिफ़ॉल्ट का चांस हो सकता है और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कहीं ना कहीं 1-1.5% ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी बहुत थोड़े रिस्क ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन नो रिस्क नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोला। तो अब बात आ जाती है कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस किसके लिए हो सकते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक, जिसको अपना पैसा बिल्कुल भी कम होता हुआ नहीं देखना, जिनका बहुत लो रिस्क एपेटाइट है, कि आप अपना पैसा जो है ज़रा सा भी कम होते देखते हैं तो आपका दिल बैठ जाता है। अगर 5-10% भी अगर मार्केट डाउन हो और आपका बिल्कुल दिल बैठ जाए कि भाई मेरा पैसा तो कम हो गया, तो अगर आप इस तरीके के रिस्क एपेटाइट अगर आपका बहुत ही कम है, तब आप फिक्स्ड या लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, जिनके कोई शॉर्ट टर्म गोल है, तो आपको हो सकता है कि 2 साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है या 3 साल के अंदर कोई वैकेशन पे जाना है, फॉरेन वैकेशन पे जाना है, या हो सकता है कि आपको 3-4 साल में एक मकान खरीदना है जिसके डाउन पेमेंट के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं, उसके लिए आपका लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो भी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके क्या रिटर्न्स हैं, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, आप उसमें कितने कम से कम कितना पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा डाल सकते हैं, और उसकी टैक्सेशन के अंदर वो कितना हेल्प करते हैं या नहीं करते, उनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, उन सब के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एक्सेल शीट बनाई है जो कि मैं कमेंट्स में भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये है वो डिटेल्ड शीट जिसमें हमने सारे के सारे जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप लोगों के लिए इंडिया में अवेलेबल हैं उसको लिस्ट डाउन किया है। मैंने रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिटर्न की सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसमें मिलते हैं उसको सबसे ऊपर रखा है, और उसके बाद में जैसे जैसे रेट ऑफ रिटर्न कम होता जाता है उस तरीके से मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है। और इसमें मैंने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, उसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट कर सकते हैं, और कितना टैक्स सेविंग उसके अंदर होती है, इसके बारे में डिटेल्स डाली हुई हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आ जाता है दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा 8.5% रिटर्न मिलता है। यहाँ आपके सबसे अच्छी बात है कि जो रिटर्न भी आपको मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है, लेकिन इसमें एक दो नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि ये तो एक तो सैलरीड पर्सनस के लिए ही अवेलेबल है, ये जिनका खुद का बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और दूसरा नेगेटिव है कि यहाँ आपका रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए पैसा इकट्ठा होता है, जिस पैसे को आप 60 साल की उम्र के बाद निकाल सकते हैं, तो आपका बहुत लंबे टाइम तक के लिए पैसा जो है इसमें लॉक इन हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12.5% ऑफ बेसिक प्लस DA। अगर आप मान लीजिए बेसिक और DA आपका मिलाकर अगर 1 लाख होता है तो आप 12,500 अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आप अपना 100% ऑफ द बेसिक जो है डाल सकते हैं। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट ने इसमें 2.5 लाख से ऊपर जितना भी अगर अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके ऊपर जो
आपका रिटर्न्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे, ऐसा कर दिया है। और जितना अमाउंट इसके अंदर आप डालेंगे ईपीएफ के अंदर वो एटीसी के अंदर काउंट होता है, तो आपकी वहाँ पर टैक्स सेविंग भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एटीसी के अंतर्गत भी टैक्स सेविंग मिल जाती है और इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी टैक्स फ्री होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें नेगेटिव यही है कि ये बहुत लंबे टाइम के लिए है, मतलब आप रिटायरमेंट के बाद ही ये पैसा पूरी तरह निकाल पाएंगे और ये सिर्फ सैलरीड पर्सनस के लिए अवेलेबल है। तो ईपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें 7.6% का बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। जहाँ आप जो पैसा डालते रहेंगे आप उसका 50% पैसा जो है 18 साल की उम्र जब हो जाती है बेटी की, और बाकी 50% जो है वो 21 साल के होने पर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे 100% पैसे 21 साल की उम्र होने के बाद में भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी कम रखा गया है, 250 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है आपका 1.5 लाख प्रति साल जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आप अमाउंट डालते हैं वो भी एटीसी के अंतर्गत जो है आपको टैक्स सेविंग प्रोवाइड करता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको डेफिनेटली अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम पर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हम आ जाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आपको 7.4% रिटर्न्स मिलते हैं। इसके अंदर ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन या जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है और इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और जिसको आप 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एवरी क्वार्टर मिलता है, मतलब कि हर क्वार्टर में हर 3 महीने में आपको उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा। यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये है और आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपए तक आप इसमें डाल सकते हैं। और जो अमाउंट इसमें आप डालते हैं वो आपका एटीसी के अंडर कवर होता है, जिससे आपकी टैक्स सेविंग भी हो सकती है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं कहूँगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट एक सिमिलर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए ही, जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें सेम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 7.4%, जितना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता था। ये भी आपका सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आपका मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, दैट इज़ 10 ईयर्स। और आपको यहाँ पर मंथली पेंशन मिलेगी और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आप जब ये स्कीम लेते हैं तभी आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। तो आप जो आपके पूरे 10 साल के लिए टेन्योर के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इसको आगे चेंज भी करती है तब भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है ये फिक्स हो जाएगा। और यहाँ आप मिनिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख तक डाल सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख तक डाल सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो टैक्स सेविंग आपकी इसमें नहीं हो पाएगी, जितना भी अमाउंट इसके अंदर आप डालेंगे वो आपका एटीसी में कवर नहीं होगा। तो दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में थोड़ा 5 साल आपका लॉक इन है तो थोड़ा सा लॉक इन पीरियड कम है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी आप चूज़ कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी थोड़ी सी लंबा इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ आप सभी लोगों ने सुना होगा, पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको थोड़ा सा कम 7.1% रिटर्न मिलता है और इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो है आपका 15 साल के लिए पैसा लॉक इन हो जाता है, तो आप इस पैसे को बहुत जल्दी नहीं निकाल सकते और आपके जो इसमें रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ आप मिनिमम जो है साल का 500 रुपये डाल सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका 1.5 लाख पर ईयर जो है आप डाल सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप जितना पैसा इसमें डालेंगे वो आपका एटीसी के अंदर काउंट होगा, तो आपका पैसा डालने पर भी टैक्स सेविंग हो रही है और जो आपके रिटर्न्स होंगे वो भी आपके टैक्स फ्री होंगे। तो पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, बस इसमें एक थोड़ा सा कैविएट है कि 15 साल के लिए आपका पैसा जो है वो लॉक इन हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आपको 6.9% रिटर्न मिलता है। सबसे अच्छी इसमें चीज़ है कि आप इस पैसे को 2.5 साल के बाद में इनकैश भी करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग कुछ नहीं हो पाएगी। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1000 रहेगा और आपके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होगी। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग कुछ नहीं हो पाएगी, मतलब आप इसमें जितना भी पैसा डाल रहे हैं वो एटीसी में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। यहाँ आपको 6.8% का रिटर्न मिल रहा है और आपका 5 साल के लिए पैसा जो है वो लॉक इन हो जाता है। यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये रहेगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन एक चीज़ अच्छी यहाँ है कि आपको ATC के अंदर इसमें टैक्स छूट मिल जाएगी। मतलब आप जितना पैसा इसमें डालेंगे वो आपका ATC में काउंट होगा, जहाँ आपकी थोड़ी टैक्स सेविंग हो सकती है। तो 5 साल तक के लॉक इन के हिसाब से ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 6.6% रिटर्न मिल रहा है। यहाँ भी आपका पैसा जो है 5 साल के लिए लॉक इन होता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि आपको ये पैसा मंथली जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको मंथली मिलता रहेगा। और यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम जो है 1000 हो सकता है, और आपका मैक्सिमम अमाउंट अगर आप सिंगल नाम पे ये अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आप 4.5 लाख तक इसमें पैसा डाल सकते हैं, और अगर आप 5 के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 9 लाख तक इसमें पैसा डाल सकते हैं। और इसमें टैक्स सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आप पैसा डालेंगे वो ATC में काउंट नहीं होता। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऑल्दो इसके अंदर टैक्स सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये 7.5% तक रिटर्न देता है, लेकिन सिर्फ 7.5% आपका येस बैंक दे रहा है, वो भी 5 से 10 साल के टेन्योर के लिए, और वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए। जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर बैंक्स जो हैं रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 5 से 6.5% तक का रिटर्न दे रहे हैं, और ये आपका 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। यहाँ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 100 रुपये रहता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और यहाँ भी आपका टैक्स सेविंग नहीं हो पाएगा, मतलब कि आप जो पैसा डालेंगे वो ATC में काउंट नहीं होगा। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिक्स डिपॉजिट पे। तो फिक्स डिपॉजिट भी रिकरिंग डिपॉजिट जितना ही रिटर्न देता है। जो 7.5% मैंने इंडिकेट किया हुआ है वो येस बैंक 5 से 10 साल के टेन्योर के लिए दे रहा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए। जनरली फिक्स डिपॉजिट 1 से 5 साल के लिए होते हैं, और कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स को यहाँ रेट ऑफ रिटर्न 0.5 या 0.25% एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ आपका मिनिमम अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो 1000 रुपये हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और ATC का बेनिफिट आपको कुछ 5 साल के लिए जो FD होती हैं उनके अंदर ये बेनिफिट मिल सकता है। तो फिक्स डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कुछ कम टाइम के लिए अपना पैसा लॉक इन करना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें आप सभी पैसा रखते ही हैं, और इसके अंदर आपको 6.25% तक का अभी मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ऑल्दो ज़्यादातर बैंक्स अगर आप देखेंगे तो आपको 3 से लेकर 4-4.5% तक का रिटर्न मैक्सिमम दे रहे हैं। ये जो 6.25% दे रहा है ये RBL दे रहा है, वो भी 10 लाख से 5 करोड़ तक के अमाउंट के लिए। बट ज़्यादातर बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो 3 से लेकर 4.5% तक का आपका सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिल रहा है आज की डेट में। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपका पैसा जो है वो बहुत लिक्विड रहता है, मतलब आपको कभी भी पैसा चाहिए तो आप इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक सबसे बड़ी नेगेटिव जो इसकी बात है कि इसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो बहुत ही लो मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। और आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। एक चीज़ अच्छी इसमें यह है कि आपको 10,000 तक जितना भी आपका रिटर्न होगा पर फाइनेंशियल ईयर वो आपका टैक्स फ्री होगा। अगर 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट जाता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है, और ये एक्सेल शीट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके डिटेल में अगर देखना चाहें और एनालाइज करना चाहें कि आपको कहाँ पैसा डालना चाहिए या आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये एक्सेल शीट के अंदर सारे के सारे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी डिटेल देखी, उसके अंदर देखा कि किस में कितना रिटर्न मिल रहा है, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। यहाँ एक मैं कैविएट बताना चाहूँगा, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात, कि ये रिटर्न्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्वार्टरली गवर्नमेंट जो है अपडेट करती है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट जो है वो 1 जुलाई को आने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड है कि 1 जुलाई पर ये रेट ऑफ रिटर्न जो है इनका ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो। तो जो ये मैंने शीट बनाई है ये आज मई 2021 के हिसाब से है। 1 जुलाई को ये रेट्स रिवाइज होंगे, और एक्सपेक्टेड है कि इन रेट्स को थोड़ा सा कम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न्स थोड़े से और लोअर साइड पे जा सकते हैं। और एक और मैं इंपॉर्टेंट किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि आज की डेट में जिन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई यूलिप पॉलिसी या एंडाउमेंट पॉलिसी जो है कोई एजेंट उसको बहुत ज़्यादा सेल करके और आपको बेच देता है, और आप उसके अंदर एक बहुत लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि उन पॉलिसी से बचें, उनसे अगर आप सेफ़र और थोड़ा बेटर रिटर्न अगर चाहते हैं तो जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए आप उनकी तरफ जा सकते हैं। एंडाउमेंट और यूलिप पॉलिसीज़ के बारे में मैं आगे डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा,
बट अभी के लिए आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि इन यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसी से बेटर ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए आप इनमें कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आप उन सबके साथ में ये वीडियोस शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नोटिफिकेशन बेल जो है उसके ऊपर आप दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे इस चैनल का पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा कोई बेकार स्कीम्स में लगाकर गंवा देते हैं, जो मैं चाहता हूं कि उनके साथ ना हो। तो इस वजह से मैं ये आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।